मायके की साड़ी। नैना और दीपक की शादी को कुछ ही समय हुआ था। बहू, बुरा मत मानना, अपनी माँ को बता देना कि हमारा टेस्ट कैसा है, हम कैसी चीज़ पसंद करते हैं। तुम्हारी माँ की पिछली बार भेजी हुई साड़ी हमें काम वाली को देनी पड़ी। कम से कम हमारा स्टेटस तो देखकर गिफ्ट भेजती ना, या गिफ्ट ना भेजें, हमें किस चीज़ की कमी है। रेनू जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए शिकायत भरे लफ्जों में अपनी बहू नैना को बोल रही थी। नैना अपनी सासू माँ की बातों को सिर्फ सुन रही थी और चुपचाप अपने कीमती साड़ियों सूटों को समेटकर बैग में पैक कर रही थी। कल वह अपने मायके जा रही थी, वह भी अकेली। वहाँ उसकी बचपन की सहेली की शादी थी। वैसे तो उसकी सहेली ने उसके पति को भी आमंत्रित किया था, पर नैना ने शादी का कार्ड छुपा लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका संपन्न और शहरी पति उसके ग्रामीण परिवेश वाला निम्न मध्यम वर्गीय मायके जाए और वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड पर हंसे, उनका मजाक उड़ाए। पिछली बार जब उसका पति दीपक उसके साथ उसके मायके गया था, तो वहाँ का परिवेश और लोगों के व्यवहार देखकर असहज महसूस कर रहा था। घर में लगी मच्छरदानी, ओल्ड मॉडल का बाथरूम और बरामदा पर लगी खाट, जिस पर मोहल्ले के कई लोग सामाजिक मुद्दों पर बहस करते दिखते थे, यह सब उसे असहज लगता था। इसके अलावा एक दिन की बात है जिसमें उसके कमरे में बिना इजाज़त के मोहल्ले की भाभी घुस गई थी और उनके बिस्तर पर बैठकर उनसे हंसी मजाक करने लगी थी। उसे और ज़्यादा असहज में कर दिया था। वैसे गांव में यह आम बातें होती हैं। वहाँ के लोग अत्यंत भोले होते हैं। वहाँ मोहल्ले की भाभी सबों की भाभी होती है और मोहल्ले के जीजा भी सभी के जीजा होते हैं। कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। पर शहर में पले बड़े दीपक उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वापस घर पहुंचते ही अपनी माँ को सारी कहानी बता दी और उनकी माँ ने यह बात आग की तरह फैला दी। अब जब भी जिसे भी परिवार में मौका मिले, वह यह बात की चर्चा कर खूब हंसते। तभी से नैना ने सोच लिया था, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक वह दीपक को लेकर अपने मायके नहीं जाएगी। कहाँ खो गई नैना? बैग पैक हो गया तो चाय भी पिला दो। वैसे भी कल से आया के हाथों की चाय पीनी पड़ेगी। दीपक ऑफिस से घर आ चुका था और ड्राइंग रूम से उसे आवाज़ लगा रहा था। अभी आई बोलकर नैना ने पैक किए बैग्स को साइड रख दिया और किचन में पकौड़े के साथ चाय भी बनाने लगी। उसे हाथ में चाय के साथ पकौड़े लिए दीपक मुस्कुरा पड़ा और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ अपने पास बैठाते हुए बोला, मायके जा रही हो, कुछ चाहिए? अपने लिए कुछ नए कपड़े, नए जेवरात या फिर सहेली के लिए कुछ कीमती उपहार? वैसे अगर तुम्हारी सहेली मुझे बुलाती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिल लेता। अगर तुम कहो तो कल की छुट्टी लेकर तुम्हें वहाँ गाड़ी से मैं छोड़ आऊँ? अरे उसकी क्या ज़रूरत है, 5 घंटे का सफ़र है, ड्राइवर तो जा रहा है साथ में, मैं मैनेज कर लूँगी। और रही बात कपड़ों की, तो पहले से मेरे पास मेरी शादी की रंग बिरंगी साड़ियाँ और जेवरात रखे हैं, वही पहन लूँगी। बस एक रेशमी साड़ी आप मुझे मंगवा दो, बारात के दिन पहनने के लिए। नैना मुस्कुराकर बोली। नैना की फरमाइश पर दीपक ने मोहल्ले की साड़ी स्टोर से खूबसूरत सी रेशमी साड़ी खरीद कर उसे दे दी। अगले दिन नैना अपने मायके रवाना हो गई। शादी के 9 महीने होने को थे, पर नैना अभी तक ससुराल में खुद को अकेला महसूस करती थी। इसकी वजह शायद दोनों परिवार के हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नैना अपने पति से भी
बोल नहीं पाती थी कि उसके मायके की छोटी छोटी बातें सबों के सामने मजाक का विषय बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी सासू माँ का तकिया कलाम था कि इसके मायके में एक यही नैना है जो हमारे परिवार के लायक है, वरना हम ऐसे परिवार में अपने बेटे को नहीं ब्याहते। नैना को ऐसी बातों से बहुत कष्ट होता। अगर उस परिवार की लड़की को आपने बहू बनाया है तो फिर वह परिवार उपहास का पात्र क्यों? लेकिन उसकी चुप्पी की वजह से कोई उसके हृदय भाव को समझ नहीं पाता। दीपक ने कई बार कोशिश की कि नैना उसके खुलकर बातें करे, पर नैना हाँ ना में जवाब देकर चली जाती। दीपक उसकी इस आदत को उसके ग्रामीण परिवेश का होना समझता। नैना और दीपक की शादी दीपक की बुआ ने करवाई थी। नैना का सौंदर्य और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्होंने अपने भतीजे के लिए उसे चुना। नैना सर्वगुण संपन्न लड़की थी, जिसने ब्याह के बाद तुरंत ही ससुराल में सबों का दिल जीत लिया था। नैना भी वहाँ खुश थी। सभी उसे प्यार करते थे, परंतु उसे बात बात में अपने मायके का उपहास बर्दाश्त नहीं होता। उसके ससुराल वाले के लिए उसका मायका नॉन एक्सेप्टेबल था, जिससे वह दुखी और शांत रहती थी। दीपक बहू का फोन आया था कि वह 2 दिन में वापस नहीं आ पाएगी, वह कुछ दिन वहाँ रहना चाहती है। मैंने भी कहा ठीक है, रह लो, आखिर मायका है तुम्हारा। वैसे अब तुम्हें इतनी सुविधाओं की आदत लग गई है कि खुद वापस आ जाओगी कुछ दिनों में। दीपक के ऑफिस से आते ही उसकी माँ बोली। माँ की बातों को सुनकर दीपक असमंजस में पड़ गया था। आज सुमन की सहेली जिसकी शादी थी उसका फोन आया था। वह उसे शादी में नहीं आने का उलाहना दे रही थी। उसने शादी के कार्ड पर उसके पूरे घर वालों को आमंत्रित किया था। नैना से रिक्वेस्ट भी किया था कि कोई और ना आए तो कोई बात नहीं, पर अपने पति को अपने संग जरूर शादी में लाना। जबकि नैना ने उससे सारी बात छुपाई और झूठ बोला कि उसकी सहेली ने उसे आमंत्रित नहीं किया और आज अचानक से वहां रुकने के लिए फ़ोन कर दिया, जबकि उसे पता है कि कल उसका और मेरा हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम है। वह भी मुझे फ़ोन कर सकती थी। सैकड़ों सवालों के साथ दीपक खाना खाकर सोने चला गया। उसने बिस्तर पर जाने के बाद नैना को फ़ोन मिलाकर उससे बात करनी चाहिए, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। नैना का इस तरह से झूठ बोलना और उससे बातें छुपाना दीपक को परेशान कर रहा था। 1 सप्ताह बीत गया, पर नैना का कोई फ़ोन, कोई समाचार नहीं आने से दीपक और उसका परिवार परेशान हो गया। नैना के घर का लैंडलाइन भी बंद था और उसके पिता का मोबाइल भी बंद था। दीपक की माँ खुद वहां जाकर उसे वापस लाने की बात बोलने लगी। दीपक ने उन्हें मना किया और ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर दी और खुद वहां जाने की तैयारी में लग गया। इसी बीच उसे याद आया कि नैना की सहेली के मोबाइल नंबर पर बात किया जा सकता है। नैना की सहेली से बात करने से दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना शादी में डांस करते हुए गिर गई थी। उसके पाँव में चोट लगी थी। सुनते ही आनन फानन में दीपक अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही वह नैना पर बहुत नाराज हुआ और तुरंत ही उसे अपने साथ वापस लेकर आया। घर जाने से पहले वह उसे अस्पताल लेकर गया। नैना के पाँव में सिर्फ चोट नहीं थी, उसके पाँव में फ्रैक्चर था। गांव के डॉक्टर ने सिर्फ गरम पट्टी बांधकर उसे रखा था। जब नैना हॉस्पिटल से आई तो घर के सदस्य उससे काफ़ी नाराज थे। बात फिर वहीं आकर रुकी कि नैना के मायके में किसी को औपचारिकता निभाना नहीं आता। नैना गिर गई, बीमार थी, तो उसके माता पिता की जिम्मेदारी थी कि हमें सूचित करे, और अगर नैना बताने से मना कर रही थी तो उसके इस व्यवहार का कारण पूछा जाए। हद हो गई। नैना ने कॉल करके भी मुझसे झूठ बोला। उसे हमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई?
हमें वह अभी भी पराया मानती है, कभी खुलकर बात नहीं करती। समझ में नहीं आता हमसे कहाँ गलती हो गई कि हमारी बहू शादी के 9 महीने बाद भी हमें पराया समझती है। नैना की सास बड़बड़ाने लगी। अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करते माँ, नैना को ठीक हो जाने दो। प्रीति जाओ, भाभी का ख्याल रखो। दीपक ने मुद्दे में दखल अंदाजी कर बातों को वहीं रोक दिया, लेकिन वह भी नैना से उसके झूठ बोलने का कारण जानना चाहता था। इसी बीच रेणु जी ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई। पूजा पर पंडित जी के साथ वह और उनके पति भी बैठे। पूजा में नए कपड़े पहने थे, इसलिए उन्होंने नैना के मायके से आई हुई साड़ी जो वह इस बार लेकर आई थी पहन ली। इतने दिनों में पहली बार नैना के मायके की साड़ी उन्हें पसंद आई थी। पूजा में नैना को भी व्हील चेयर पर बैठाकर दीपक लेकर आया था। मोहल्ले की स्त्रियां भी पूजा में सम्मिलित होने आई थी। पूजा संपन्न होने के बाद रेणु की पड़ोसी बोल पड़ी, इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहू के मायके से आई थी, सोचा नया है तो इसे ही पहन लेती हूँ। रेणु जी ने मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं रेणु, यह साड़ी तो मेरे स्टोर की है। यह लेटेस्ट 5 डिजाइनर साड़ी मैंने मंगवाई थी। दीपक ही तो लेकर गया था उस दिन शाम को जब तुम्हारी बहू मायके जा रही थी। पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, यह वही पड़ोसन थी जिसका साड़ी का स्टोर मोहल्ले में ही था। रेणु जी को नैना के झूठ पर अत्यंत गुस्सा आ रहा था। किसी तरह उन्होंने सारे अतिथि को विदा किया और फिर पूरा घर सिर पर उठा लिया। दीपक भी माँ की साड़ी को पहचान चुका था और उसने भी बोला कि यह साड़ी वह नैना के लिए लाया था। एक बार फिर नैना के झूठी होने की बात सामने आ गई। नैना रोए जा रही थी और रेणु जी अपनी आज की बेइज्जती से उबर नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने केक कटिंग का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गईं। रोना बंद करो नैना, आज तुम मुझे अपने झूठ बोलने की वजह बताओगी। क्यों तुमने अपनी सहेली की शादी के आमंत्रण के बारे में झूठ बोला? क्या तुमने अपने पाँव टूटने की बात बताई और झूठ बोला कि तुम अपने मायके में कुछ दिन रहना चाहती हो? और क्यों तुमने माँ को झूठ बोलकर यह साड़ी दी कि तुम्हारी माँ ने उन्हें गिफ्ट किया है? दीपक आज बहुत गंभीर होकर सवाल कर रहा था। हाँ, मैंने झूठ बोला और आगे भी बोलती रहूँगी अगर आप लोग मेरे मायके का इस तरह उपहास करेंगे। मैंने अपनी सहेली का आमंत्रण इसलिए छुपाया कि आप मेरे मायके नहीं जाए। वहाँ जाकर आप उस वक्त कुछ नहीं बोलते और वहाँ से आने के बाद वहाँ के परिवेश का मजाक बनाते हैं। मेरे माता पिता अपने दामाद के स्वागत में हर वह चीज़ की व्यवस्था करते हैं जिससे उनके दामाद को कोई असुविधा ना हो, तकलीफ ना हो। फिर भी वहाँ की चीज़ आपको बुरी लगती है। आप हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि आप वहाँ अनकंफर्टेबल हैं। यही वजह से मैंने अपने पैरों में चोट की बात छुपाई। मुझे लगा 2-4 दिन में आराम हो जाएगा, फिर वापस चली जाऊंगी। अगर आपको गिरने की बात बताती तो आप वहाँ आ जाते, जो मैं नहीं चाहती थी। रही बात सासू माँ को झूठ बोलकर साड़ी देने की, तो उसकी वजह भी यही है, उपहास। वहाँ से भेजी गई कोई भी साड़ी माँ को पसंद नहीं आती, इसलिए आपसे झूठ बोलकर इसमें साड़ी मंगवाई मैंने ताकि माँ उस साड़ी को पसंद करके पहने। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं माँ का दिल दुखाऊं। नैना बोलते बोलते रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी और बातें भी परिवार के सामने रखी, जिसमें यह भी था कि उसका मायका अगर सुविधा से पूर्ण नहीं तो क्या हुआ,
है तो उसका मायका ना, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसकी परवरिश हुई, जहाँ उसको जान से ज़्यादा प्यारे माँ बाप का प्यार मिला। फिर वह उसे कम कैसे आंक सकती हैं। उसे भी यहाँ ससुराल में एडजस्ट करने में परेशानी होती है, पर वह इन बातों को अपने माता पिता को नहीं बता सकती, क्योंकि इतने बड़े परिवार में ब्याह से पहले उसकी माँ की यही चिंता थी कि नए घर में उन लोगों के साथ क्या वह एडजस्ट कर पाएगी। नैना बोलने जा रही थी और रोते जा रही थी। नैना की बातें बहुत हद तक सही थी, जिसकी स्वीकृति वहां पर खड़े सारे लोगों की झुकी नजर ने दे दी थी। कमरे के दरवाजे पर खड़ी नैना की सास भी उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। तभी नैना के ससुर जी बोल पड़े, नैना, जब दीपक के साथ उसके परिवार को स्वीकार कर उन्हें अपना प्रेम दे रही थी, तो फिर नैना का परिवार इससे वंचित क्यों हो। विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवार का मिलन होता है, जिसमें एक दूसरे का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। अगर परिवार में रहन सहन का अंतर है तो नैना को भी अपने आप को यहाँ के रहन सहन के अनुसार ढालना पड़ा है, जो उसने बखूबी किया है। कभी भी उसने अपने आप को असहज महसूस नहीं होने दिया। असहजता का अर्थ ही अस्वीकार होता है। अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं तो असहज नहीं हो सकते। आज के बाद मुझे इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ससुर जी के वहाँ से जाने के बाद नैना अपनी सासू माँ की तरफ मुड़कर माफ़ी मांगने लगी, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। घर के बड़े होने के कारण मुझे बच्चों और दीपक को इस तरह के उपहास के लिए रोकना चाहिए था। मुझे खुद भी सोचना चाहिए था कि उपहार तो उपहार होता है, उसे स्टेटस से नहीं जोड़ा जाता। मैंने तुम्हारी हर सुख सुविधा को तुम्हारे मायके से जोड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं वचन देती हूँ, जिस तरह तुमने हमारे परिवार को स्वीकार किया, हम भी तुम्हारे परिवार को स्वीकार करेंगे। मैं एक स्त्री होकर कैसे भूल गई कि एक स्त्री का मायका उसके लिए कितना प्यारा होता है। अब रोना बंद करो बेटा। सासू माँ की बात सुनते ही नैना ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, मैंने रोना बंद कर दिया माँ, और अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो प्लीज़ केक कट कर लीजिए। उसकी अचानक से इतने गंभीर मुद्दे से इस मुद्दे पर आने से सभी घर के सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। इस गूंजती हंसी में एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान का रंग था। एक स्त्री होने के कारण आप भी नैना की बात से जरूर सहमत होंगे। हम बहू की इज्जत करते हैं, उसे प्यार भी देते हैं, पर उससे जुड़ी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। यह सोचने वाली बात है। एक लड़की अगर अपने परिवार से आर्थिक कमजोर परिवार में भी जाती है तो उसे अपनाती है, स्वीकारती है, और अपने से मजबूत आर्थिक स्थिति वाले परिवार में भी खुद को एडजस्ट करती है। वह दोनों हाल में परिवार को जोड़ती है, अपने पति के साथ उसके परिवार को भी स्वीकारती है। तो फिर यही अपेक्षा वह अपने नए परिवार से क्यों ना करे।